हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, अपने जो भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। अपने तक ही लाभ सीमित ना रखें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। चलिए देखते हैं वो 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में तांडव मचाने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों का आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो लगभग 3 और स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। मतलब जिसके तीनों भाग, तीनों तरफ स्थल होता है और एक भाग से जल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नदी, खाड़ी, झील की सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का भी सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। इनमें से कौन जो राज्य है झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो जो दो का है ना, दो का सही उत्तर आपका हो जाएगा यही, बिल्कुल। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये सारे झारखंड के पड़ोसी राज्य यानी झारखंड से सटे हुए हैं, झारखंड के आसपास में ही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान, खादर, भारतीय मरुस्थल, बरखान की प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो उत्तरी सरकार, ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है, तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्या बोला देखिए कि निम्नलिखित में से एक सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, पाया जाता है, ऐसा प्रदेश कौन सा है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का उत्तरी मैदान। निम्न में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार की प्रायद्वीप, भारतीय मरुस्थल। तो इन जो 4 ऑप्शन इनमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाया जाता है वो उत्तरी मैदान में ही पाया जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि मैदानी इलाका में ही ज़्यादा आदमी रहता है ना। 4 का हो गया। 5 देखिए क्या बोल रहा है। कथन क्या है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ये कथन है, ठीक है। गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। अब देखिए क्या क्या है। तो कारण क्या है? गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होती है और इसलिए गंगा नदी सालों भर चलती है। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है? क्या है आपका ऑप्शन देखिए और उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तो देखिए केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। देखो कारण सही है और कथन, कारण क्या है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है। 5 नंबर में तो 5 का हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। तो देखो कथन और कारण दोनों सही है। क्या बोल रहा है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, पहला कथन बोल रहा है। और गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी और है, गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। पहला कि गंगा नदी सालों भर जल बहती है, सही बात है। कारण क्या है कि गंगा नदी गर्मी के कारण बर्फ पिघलती है और जल बहता है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत की उपरोक्त सभी। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखो भारत में नदियों का महत्व सिंचाई में भी है, नौ संचालन में भी है, जल विद्युत में भी है, इन सभी में है नदियों का महत्व। मतलब क्या, नदी में सिंचाई भी होता है नदी का पानी से, नौका संचालन भी होता है भाई, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार हो रहा है, यानी ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? मानसून का आगमन मतलब बूंदाबांदी जब शुरू होती है तो उसको कौन सा ऋतु बोलते हैं? तो भाई सबको ही बोल दोगे ना, उसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। जब बारिश होगा, जून जुलाई का वो महीना, याद रखना मानसून का आगमन कब होता है? जून जुलाई में, जब वर्षा होता है। अगला है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? जहां 200 सेंटीमीटर मतलब इतना वर्षा हो रहा है, इससे भी अधिक वर्षा होती है, वहाँ किस तरह का वन पाया जाता है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ की उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे याद रखना कि जहाँ इतना वर्षा होगा तो हर दिनों बहार होगा, यानी सदाबहार होगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं?
उसे जनसंख्या संरचना बोलते हैं, जनसंख्या अनुपात बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं कि आयु संरचना। तो देखो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या उसे बोलते हैं लिंगानुपात। और भारत में लिंगानुपात महिलाओं का कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है, 900 कुछ समथिंग है। और इसलिए भाई देखते हैं भाई पुरुष लोग बहुत सारे बिना शादी का रह जाते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई अच्छा से पढ़ो बड़ो वरना बाद में कन्या भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन जन्मदर का सही अर्थ, जन्मदर का सही अर्थ क्या है। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना बच्चा का प्रवास होता है। तो देखो यहाँ पूछा जन्म दर, तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चा का जन्म होता है ना, यही जन्म दर कहलाता है। जन्म दर मतलब क्या है, जितना जीवित बच्चा का जन्म हो रहा है 1 वर्ष में, ठीक है, उसे कहते हैं आपका जन्म दर 1000 बच्चों में। ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है, तो सबसे बड़ा अधिकार अगर कानून बनाने का किसी का होता है तो होता है संसद का। संसद कानून बनाता है। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो कानून का रखवाला होता है, कानून बनाता नहीं है। कानून कौन बनाता है, संसद। ठीक है। संसद में पारित होता है फिर कानून बन जाता है। अगला, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, 26 अप्रैल 1994 में रंगभेद खत्म हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, याद रखना। 13 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद आप लोगों का कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बेटा, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का दिसंबर 1946 में। जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ ना, वो हो जाएगा दिसंबर 1946, यानी 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। लोकसभा चुनाव के लिए मतलब यानी कह सकते हो कि लोकसभा में कितने सीटें होती है जिसमें चुनाव लड़ा जाता है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 543 सीट। और इसीलिए कह रहा था ना भाजपा वाले कि जब की बार 400 पार मतलब 543 में के लिए वो 400 सीट ले आता। हालांकि 543 में जो इसका आधा से भी एक भी ज़्यादा ले आता, यानी 543 का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 सत्तर 14 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 271। जो भी 272 सीट भी ले आता उसका बहुमत यहाँ पर हो जाता। ठीक है। लेकिन आज भाजपा वाले कह रहे थे 400 पार के देखे थे ना, तो 15 का एक सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, 543 सीट। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा 6। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लो बेटा एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा होता है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री। ठीक है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, सरकारी निर्णय से मतलब सरकार ने कोई निर्णय ले लिया और विवाद हो गया भाई, तो फिर इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसका निपटारा करेगा वन एंड ओनली सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। ठीक है। अगला देखो, कितने नेतृत्व वाली कोई भी विवाद होगा, सरकारी विवाद के कोई भी आपके और किसी के बीच में विवाद होगा तो उसका भी निर्णय न्यायालय ही करेगा। ठीक है। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है। तो 19 का हो जाएगा बी सही। अगला 20 नंबर क्या देखो, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री जी। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 नंबर देखो, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है, खरीफ फसल, बहुविध फसल प्रणाली, फसल चक्र, रबी फसल। देखो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा जो फसल उगाया जाता है ना उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलता है, बहुविध फसल प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों में भलीभांति नहीं जुड़ा हुआ है। पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं। देखो पालमपुर नाम कितना अच्छा है ना, पालमपुर गांव का मतलब लग रहा है कितना अच्छा गांव होगा। ठीक है। लेकिन पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, वो दूसरे की भूमि काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 22 का।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाए, 22 का ये हो गया। 23 नंबर क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है क्या कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया। शिक्षा पर निवेश किया, परिवहन पर निवेश किया, कृषि पर निवेश किया, खनन पर निवेश किया। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो शिक्षा पर। जापान ने शिक्षा पर निवेश किया। आज देखो जापान कितना सक्सेस देश है ना। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते। बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। कौन सा है जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, तो बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र में है, सेवा भी है और पर्यटन भी है। बट जो खनन है ना, खटन बोल रहे हैं उड़न खटोला। खनन आपका यहाँ पर तृतीय क्षेत्र यानी सेवा कह सकते हो, सेवा क्षेत्र में नहीं है। 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की है। सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल ऑटो शिविर की दोपहर के भोजन की योजना। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, दोपहर का भोजन दो, ललचाओ, अंडा वंडा खिलाओ और स्कूल बच्चों को लाओ। आप लोग तो अभी 9 में आ चुके हो, पिछले साल आप लोग खाते थे ना अंडा, तो दोपहर में भोजन जिसको बोलते हैं मिड डे मील। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। कौन से राज्य ने निर्धनता कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने राज्य में निर्धनता, गरीबी को थोड़ा कम करने के लिए अनाज का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें थोड़ा सुधार किया है। 27 क्या है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 50 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। ऐसा कौन सा कार्यक्रम सरकार चला रहा है भाई, अगर 15 दिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको दैनिक बेरोजगारी भत्ते दिया जाएगा। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लो, आप लोग भी कर सकते हो अगर काउंट नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो 27 का बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष। हालांकि इस अनुसार मत रहना भाई, पढ़ो लिखो मेहनत करो और नौकरी प्राप्त करो अच्छा सा। 27 का बी सही हो जाएगा। अगला देखो 28 नंबर क्या हो रहा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2400। ग्रामीण इलाके में ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, शहरी इलाके में थोड़ा कम खाते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी। क्लियर। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। किसके माध्यम से। राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के गृह मंत्रालय। तो 29 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं। सरकार द्वारा समाज में गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है और इस कीमत को क्या बोलते हैं बच्चा, तो इसको बोलते हैं निर्गत कीमत। क्या, निर्गम कीमत। ठीक है, 30 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज के मॉन्टेस्क्यू, एंजेल, रूसो, प्लेटो। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखो 32 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय बेटा फ्रांस पर लुईस 16वां का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसको गद्दी से उतार दिया एकदम कॉलर पकड़ के। नवंबर के अपराधी कौन था। अरे भाई साहब, ये नवंबर के अपराधी हो गया अजीब हाल है। देखो जो भी है क्वेश्चन, तो नवंबर के अपराधी हो जाएगा यहाँ पर वाइमर गणराज्य के समर्थक नवंबर के अपराधी कहा जाता है। 34 देखिए, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रहना घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद रखना, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखा जाता है ना, उसको घेटो कहलाता है। भाई घेटो करो, घेटो करो मतलब वालों करो, अलग करो। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक जो था ना, वो था ब्रांडिस। प्रमुख वन महानिदेशक था ब्रांडिस। ठीक है। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो झूम खेती को यहाँ पर घुमंतु खेती भी है। झूम मतलब क्या, घूम घूम के खेती करेगा भाई, एक जगह कुछ दिन यहाँ पर करेगा तो कुछ दिन वहाँ पर करेगा, कुछ दिन यहाँ पर तो कुछ दिन यहाँ पर, कुछ दिन वहाँ पर, इस पर घूम घूम के खेती करेगा, उस देश उसको झूम खेती बोलते हैं, घुमंतु खेती भी बोलते हैं इसको। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो 37 का उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी बेटा 1789 में, 1789 ईस्वी में। ठीक है।
अगला प्रश्न है आप लोगों का, औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 में। औपनिवेशिक सरकार यानी कि जो अंग्रेज सरकार था, आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो ये क्या था, 1871 में। ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई? 40 नंबर सवाल है। तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टॉप 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 40 प्रश्न। एक भी प्रश्न मिस ना करना और सभी को क्या शेयर जरूर करना। चलो इस वीडियो में इतना ही, आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। लाइव जो हो रहा है शाम को 7 बजे, जरूर जुड़ो और फायदा उठाओ इसका, बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।